चैप्टर 3 के नोट्स हैं आपके पास, कौन सा रेडी करते हैं सभी? मैं स्पाइरल बाइंडिंग प्रिंट करने जा रहा था, नोटिफिकेशन आई है कल परसों सीबीएसई की, इस सिलेबस रिड्यूस हो गया है वापस से, जैसे कि लास्ट ईयर हुआ। मतलब लास्ट ईयर से पहले सिलेबस कंप्लीट था, लास्ट ईयर लॉकडाउन की वजह से सिलेबस रिड्यूस किया गया। इस साल अप्रैल में तो सिलेबस कंप्लीट ही था कोर्स में हमारे, 2-3 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आई है कि चैप्टर सिलेबस शायद लास्ट ईयर के इक्विवेलेंट ही कर देंगे, और जुलाई के एंड तक फाइनल नोटिफिकेशन आएगी कि कौन से टॉपिक डिलीट किए गए। तो इसलिए मैंने आपके नोट्स को प्रिंटिंग पर होल्ड पर डाल दिया है। तो ये चैप्टर कंप्लीट जब तक होगा, होपफुली तब तक नोटिफिकेशन आ जाएगी, और आपके स्पाइरल बाइंडिंग में वो टॉपिक डिलीट कर दूंगा मैं, कुछ नया ऐड होगा तो ऐड कर दूंगा, फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर मोस्ट प्रॉब्ली वो मिल जाएगी। मैंने फोन साइलेंट करें, दोबारा नहीं बजना चाहिए। चलिए सर आपसे यही आना है? हाँ जी, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं जी हम। चैप्टर नंबर 3 का जो मेन है, जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक है, वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। असली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है भाई? जैसे किसी भी चीज़ में हमें कुछ बेसिक सिखाया जाता है, कोई भी कोर्स करते हैं, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उसमें हमें ये सिखाया जा रहा है कि मशीन को इस तरीके से बनाना है हमने कि वो मैक्सिमम यूज़ दे और किसी के साथ दुर्घटना ना हो, सेफ्टी पूरी बरतें, ऐसे ध्यान, ऐसी बातें बताई जाएंगी। पुलिस की हम नौकरी कर रहे हैं तो उसमें सिखाया जाएगा कि हमें सोशल वेलफेयर के लिए काम करना है, कोई ऐसा वर्क नहीं करना है जिसमें मिसहैपनिंग हो किसी आम जनता के पास। सेम ऐसी अकाउंट्स के लिए है, अकाउंट्स में किन बातों का ध्यान रखना है हमें अकाउंट्स बनाते टाइम। ये जो चैप्टर है, अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो 7 मार्क्स के अराउंड की इसकी वेटेज है, फुल पेपर की, मतलब फुल फाइनल एग्जाम में जो उसकी वेटेज है वो 7 मार्क्स के आसपास की। लगभग 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, 3 से 4 नंबर ईच, 3 to 4 मार्क्स ईच, 2 क्वेश्चन, ये इसकी वेटेज है। या फिर एक क्वेश्चन 3-4 नंबर का आ गया और 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर वाले आ गए, जैसे एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स। समझ आ गई? तो 6 या 7 या 8 मार्क्स के आसपास की इसकी वेटेज। चैप्टर वाइज वेटेज नहीं बता रखी सीबीएसई ने, ये पास्ट ईयर में जो पेपर आता है उसके बेस पर ही बताया जा रहा है। अच्छा, एक बात रही कि जब थ्योरी चैप्टर है तो थ्योरी हमें स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इस चैप्टर को करके थ्योरी के अकॉर्डिंग हम मार्क्स ला सकते हैं। दूसरी बात, जब मैं आपको कोई प्रैक्टिकल चैप्टर कराऊंगा, मैं जब क्वेश्चन है सॉल्व करवा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाते टाइम मैं इस चैप्टर की आपको बार बार रेफरेंस लूंगा कि देखो इस चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट सीखा था हमने, इस कॉन्सेप्ट ने हमें ये सिखाया है, इस बेस पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बेस के लिए भी आपके काम आना चाहिए, सिर्फ थ्योरेटिकल आंसर्स के लिए काम नहीं है। क्लियर हो गई ये बात? अब कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे। देखिए एक वर्ड लिखा है मैंने, अजम्पशन। अजम्पशन आपको सिखाया गया क्या मीनिंग होता है? एज्यूम करना, लेट करना, सपोज करना, मतलब पहले से ही मान करके चलना, इसे कहते हैं अजम्पशन। अकाउंटिंग अजम्पशन मतलब वो अजम्पशन जो अकाउंट्स से रिलेटेड हो। अकाउंटिंग अजम्पशन का मतलब क्या हो गया? वो अजम्पशन जो अकाउंट्स से रिलेटेड हो। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। फंडामेंटल मतलब बहुत बेसिक, फंडामेंटल का मतलब हो गया बहुत बेसिक। तो टोटल मिलाकर 3 अकाउंट की बेसिक अजम्पशन होती है। देखो अजम्पशन का मीनिंग एक बार और दोबारा समझते हैं सर, व्हाट इज अजम्पशन। आज हमारी क्लास ट्यूसडे को हो रही है जी 5 से 6, क्लास की छुट्टी हो जाती है, आप लोग चले जाते हैं। मैंने आप लोगों को नहीं बोला कि थर्सडे को 5 बजे आना, स्टिल आप थर्सडे को 5 बजे आओगे। दिस इज अजम्पशन कि सर ने कुछ नहीं बोला तो ये अजम्पशन है कि हमारे बैच का टाइम TTS 5 है तो उसी टाइम। क्लियर हो गई बात? अगर कुछ चेंज होगा, सपोज मैं थर्सडे को क्लास नहीं ले पा रहा तो मैं आपको अनाउंस करूंगा कि थर्सडे वाली क्लास फ्राइडे को होगी या वेडनेसडे को होगी या किसी और टाइम होगी। समझ में आ रही बात? तो सर अजम्पशन का एक बेसिक मतलब हमें समझ में आ गया कि ये चीज ऐसी है
जो हर कंपनी फॉलो कर रही है, कंपनी को स्पेशली बात अनाउंस करने की जरूरत नहीं है। ये जो 3 अजम्पशन में लिखने वाला हूं, ये 3 अजम्पशंस का मीनिंग क्या है, पहले मैं 1 2 3 पे बाद में आऊंगा कि फर्स्ट अजम्पशन क्या है, सेकंड क्या है, इसके बाद में आऊंगा। पहले मैं समझा रहा हूं कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन का मतलब क्या हुआ कि सर ये 3 आइटम हर एक कंपनी फॉलो कर रही है और उसके लिए उसको अनाउंस करने की जरूरत नहीं है कि हमारी कंपनी ये चीज फॉलो कर रही है। ये प्रिजम्पशन है कि हर कंपनी ये 3 चीज फॉलो कर रही है। समझ आ गई बात? सर सपोज कोई कंपनी पॉइंट नंबर 2 फॉलो नहीं कर रही तो उसको स्पेशली अनाउंस करना पड़ेगा कि हम ये सेकंड वाली पॉइंट असम्पशन फॉलो नहीं कर रहे। समझ आ रही बात? तो फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन एक ऐसी असम्पशन होती है जो हर बिजनेस, चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो, हर एक पर्सन फॉलो कर रहा होता है। ये तीनों असम्पशन। अगर कोई पर्सन इनमें से एक भी चीज फॉलो नहीं कर रहा होता तो उसे स्पेशली अनाउंस करना पड़ता है। समझ पा रहे हो इस बात को? क्वेश्चन 1 पढ़ना है जी, सभी के पास नोट्स है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि व्हाट आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। आंसर पढ़ना है। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस आर द अजम्पशंस व्हिच आर प्रिज्यूम्ड टू हैव बीन फॉलोड। प्रिजम्पशन है, ये पहले से एज्यूम कर लिया जाएगा कि वो फॉलो हो रही है इन प्रिपेयरिंग द एनुअल अकाउंट्स। एनुअली मतलब साल के एंड में जो फाइनल रिपोर्ट बनती है, ठीक है, इसमें फॉलो हो रहा है, पक्की बात है, ये प्रिजम्पशन है। उसके बाद तीनों पॉइंट पढ़ रहे हैं जी। पहला पॉइंट गोइंग कंसर्न अजम्पशन, समझेंगे इसका मीनिंग। सेकंड पॉइंट कंसिस्टेंसी अजम्पशन। थर्ड पॉइंट एक्रूवल अजम्पशन। और नीचे तीनों को एक्सप्लेन कर रखा है। तो एग्जाम में कैसे आ सकता है ये क्वेश्चन? ऐसा आ सकता है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन बताओ, 1 नंबर 1 मार्क। तो आपको जो पहली लाइन जो मैंने पढ़ी है वो लिखनी है और तीनों पॉइंट लिखने हैं, कदम पॉइंट। 1 मार्क वो सफिशिएंट होगा। सर सेम क्वेश्चन आ गया 5 नंबर का, तो जो तीनों को एक्सप्लेन कर रखा है वो भी करना। फिर ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन 2 मार्क्स का, व्हाट इज गोइंग कंसर्न, जो पहले वाला पॉइंट है ना वो एक्सप्लेनेशन पूछ लिया 2 मार्क्स का। समझ पा रहे हो आप? क्वेश्चन किसी भी अकॉर्डिंग बन सकता है, हम हर एक हिसाब से रेडी रहें, प्रिपेयर्ड रहें। ठीक। गोइंग कंसर्न, एक्रूवल और कंसिस्टेंट, इसमें कोई सीरियस सीक्वेंस नहीं है कि पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे या, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है। आप इसको लिख सकते हो पहले नंबर पे, इसको लिख सकते हो पहले नंबर पे, ठीक है। जो स्टेप होता है प्रोसेस, उसमें सीक्वेंस मैटर करता है कि पहले यही काम होगा, फिर यही काम होगा, फिर यही काम होगा। जिसमें स्टेप्स नहीं है, तीनों चीज कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, उसमें कोई सीक्वेंस नहीं। समझने की कोशिश करते हैं एक-एक करके। पहले कंसिस्टेंसी पर आ रहा है। तो कंसिस्टेंट एक जनरल वर्ड है कंसिस्टेंट, कोई नया वर्ड तो अकाउंट्स ने इन्वेंट नहीं करा। कंसिस्टेंट क्या मतलब है? कंसिस्टेंट कोई चीज हम बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग रेगुलरली कर रहे हैं। कंसिस्टेंट मतलब कोई चीज जो हो रही है वो रेगुलरली हो रही है। देखो रेगुलरली हो रही है और कॉन्टिन्यूअस हो रही है में क्या फर्क होता है? रेगुलर का मतलब होता है आफ्टर इक्वल टाइम गैप। जैसे मैं रेगुलरली 4 से 5 पढ़ता हूँ तो मैं रेगुलरली वर्ड बोलता हूँ। कॉन्टिन्यूअसली मैंने 10 से लेके 12 बजे तक पढ़ाई करी तो मैं इसे कॉन्टिन्यूअस बोलूँ क्योंकि बिना टाइम गैप के। समझ रहे हो वर्ड? कॉन्टिन्यूअसली और रेगुलरली वर्ड में फर्क समझ पा रहे हो? कॉन्टिन्यूअसली मतलब विदाउट गैप, रेगुलरली मतलब आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक। अच्छा, अब मैं कंसिस्टेंसी क्या बोल रहा हूँ? कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलरली हम कोई चीज फॉलो कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज फॉलो कर रहे हैं तो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, बार-बार चेंज नहीं कर रहे, शिफ्ट नहीं हो रहे बार-बार, कभी ऐसा कभी दूसरे तरीके से, ऐसा नहीं कर रहे। समझिए क्या कॉन्सेप्ट है? चैप्टर नंबर 15 आएगा जी हमारे कोर्स के अंदर, डेप्रिसिएशन, ऐसे 2 में पढ़ेंगे। इसको कैलकुलेट करने के, सॉल्व करने के टोटल 10 मेथड होते हैं। हमारे कोर्स के अंदर केवल 2 हैं। SLM नाम है एक मेथड का और एक WDV नाम है दूसरे मेथड का। अकाउंट्स में बिजनेसमैन को चॉइस दी हुई है, ऑप्शन दिया हुआ है कि वो जो भी चाहे मेथड फॉलो कर सकता है, जो उसको अच्छा लगे, जो उसको सूट करे।
हो सकता है जहाँ कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं उसके एसएलएम फॉलो कराओ, पहले जहाँ जॉब कर रहे थे वहाँ पे डब्ल्यूडीबी कराओ, कुछ भी हो सकता है, चॉइस दे रखी, बिजनेसमैन की इच्छा है, ठीक। अच्छा, अब मान लीजिए कंपनी वाला क्या करता है कि एसएलएम उसने फॉलो करा 3 साल, फिर अगले साल वो इस वाले मेथड पे शिफ्ट हो गया, 2 साल ये वाला मेथड चला, फिर वो इस वाले मेथड पे शिफ्ट हो गया, तो ये इनकंसिस्टेंट हो गया, कंसिस्टेंट नहीं हुआ। छोटा एग्जांपल है कंसिस्टेंसी, ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ सर कि हमने जो एक मेथड, एक प्रोसीजर जो हमने पहले डिसाइड कर लिया, अब कंसिस्टेंटली वही फॉलो करते रहना। समझ में आ रही है बात? अगर शिफ्ट हो रहे हैं तो इनकंसिस्टेंट हो गए। मैं अपनी बात करूं क्लासेस की, सर टीटीएस 5 से 6 का टाइम है, ये कंसिस्टेंटली चल रहा है तो ये सही चल रहा है। मैं कभी 4 से 5 बोला हूं, कभी 12 बजे बोला हूं, कभी एम्बुलेंस में बोला हूं, तो ये इनकंसिस्टेंट हो गया, ठीक। दोबारा सुनो, अगर मैं कंसिस्टेंटली टाइम टीटीएस 5 to 6 रख रहा हूं तो मुझे अनाउंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं टाइम इनकंसिस्टेंट रख रहा हूं तो मुझे अनाउंस करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना? सेम चीज अकाउंट्स में है जी। अगर कोई कंपनी है, मान लीजिए ये वाला मेथड यूज कर लिया उसने, अब कंटीन्यूअस हर साल वही मेथड यूज करे जा रही है, तो उसको अनाउंस करने की जरूरत नहीं है कुछ। अगर वो इस साल इससे इस वाले मेथड पे शिफ्ट हुई है तो वो अनाउंस करेगी अपनी रिपोर्ट के अंदर, वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम दैट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम एसएलएम टू डब्ल्यूडी, और उसके इंपैक्ट ड्यू टू दिस डेप्रिसिएशन हैज इंक्रीज्ड बाय 5 लाख, ड्यू टू दिस द लॉस हैज इंक्रीज्ड बाय 5 लाख। पर उसका जहां-जहां इंपैक्ट पड़ेगा वो सब भी हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है रिपोर्ट में। रिपोर्टिंग फाइनल प्रोसीजर है, हमारे कोर्स के अंदर नहीं। कंसिस्टेंसी में सर क्या सीखा हमने, जो भी मेथड, जो भी प्रोसीजर, जो भी अकाउंट्स के मेथड है, जो भी हम स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्ट करने से पहले 1000 बार सोच लो कि कौन सा मेथड चूज करना है, लेकिन एक बार चूज करने के बाद उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहो। अगर किसी साल हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे तो हमें रिपोर्ट में देना होता, ठीक। अच्छा सुनिए सर, अकाउंटेंट देखिए सुनिए 2 तरीके से होते हैं। एक वर्ड्स का मुझे आपको ऑडिटर, ये वर्ड कई बार यूज होगा, दिमाग में इसको फिट कर लेंगे। ऑडिट वर्ड का मतलब होता है डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। सुना ध्यान से, छोटी सी बात सर, रिलायंस कंपनी में मैंने कुछ शेयर्स खरीदे हुए हैं, मतलब मैं भी उसका ओनर हूं, मेरे भी पैसे लगे हुए हैं। कंपनी अगर डूब गई तो मेरा पैसा मरेगा, कंपनी अगर ग्रो करेगी तो मेरा पैसा बढ़ेगा, बिल्कुल ओनर टाइप। लेकिन मेरे को अलाउड नहीं है कि मैं कंपनी में जाकर बिजनेस सही चल रहा है देख सकूं, सेल सही हो रही नहीं हो रही देख सकूं, क्योंकि मैनेजमेंट और ओनरशिप को सेपरेट किया हुआ है कंपनी से। अच्छा सर, जो मैनेजमेंट, जो मैनेजर बैठा हुआ उसको तो सैलरी मिलती है, अब वो हमारे पैसे का मिसयूज कर ले तो उसके लिए क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी, तो सुनिए गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि रिलायंस कंपनी को वो बोलेंगे कि आपने अपने यहाँ तो अकाउंटेंट रखा ही हुआ है, वो जो सारे अकाउंट्स बनाता है, एक और सीए के पास जाओ जो कहीं जॉब ना करता हो, खुद का उसका ऑफिस हो, उसको अपने अकाउंट्स चेक कराओ। वो आपके अकाउंट्स देखेगा, सारे बिल वगैरह देखेगा, सब कुछ चेक करेगा, फिर अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा, जैसे ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं, अपनी साइन लगाएगा, स्टैंप लगाएगा, तो हम मानेंगे कि आपके अकाउंट सही है। अब वो गलत साइन कर देगा तो उसकी डिग्री छीनी जाएगी, इसलिए वो गलत साइन करेगा। तो गवर्नमेंट ने ये तरीका अपनाया हुआ है ताकि लोगों का पैसा ना दे। समझ आ रही है बात? तो सर हम आज जो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है हम सर वो ऑडिटर वाले अकाउंटेंट बने फ्यूचर में, जो अकाउंट्स चेक करें, या फिर जो रिलायंस कंपनी का जो अकाउंटेंट होगा जिसने अकाउंट्स बनाए हैं, हो सकता है वो वाले अकाउंटेंट बने। समझ पा रहे हो आप? 2 तरह के अकाउंटेंट हो गए, जो अकाउंटेंट ऑडिटर बनता है, किसी कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट करेगा, मतलब चेक करेगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं, गड़बड़ होगी तो रिपोर्ट में लिखेगा इस अकाउंट्स में हमने चेक करे हैं, ये 3-4 गड़बड़ निकली है। फॉर एग्जांपल मशीन खरीदी 20 लाख की, उसका बिल नहीं है, तो रिपोर्ट में लिख दिया उसका बिल नहीं है जी। अब हमें नहीं पता वो फेक है कि नहीं, बिल नहीं है उसका, ये हमने कभी निकाल दिया। अब वो गवर्नमेंट को दिखाएंगे, उनके पास जो प्रिंट लगेगी वो खुद देखेंगे। हमारा काम अकाउंट चेक करना होगा ऑडिटर का, या फिर हम अकाउंटेंट होंगे कंपनी के, ठीक। अच्छा, तो कंसिस्टेंसी में क्या हुआ जी बात? कंसिस्टेंसी में ये हुआ, साले जी मैं अकाउंटेंट हूं उस कंपनी के अंदर, तो पहले तो मैं कंपनी को सजेस्ट करूंगा जी मेथड चेंज मत करवाओ, सही नहीं है। फिर भी ऑनर्स कहते हैं जी नहीं मेथड चेंज करो, तो हम तो जॉब कर रहे हैं, हम थोड़ा उनको सुपीरियर होते हैं उनके, जो वो बोलेंगे हमें करना पड़ेगा।
तो मेथड चेंज कर देंगे अपने अकाउंट्स के अंदर और हम भी अपने रिपोर्ट में लिख देंगे इन्फॉर्मेशन कि रिपोर्ट में जो हमने रेफरेंस मेथड चेंज करा है। या फिर सर हम ऑडिटर है मान लीजिए, तो हमें चेक करना है कि लास्ट ईयर भी एसएलएम था तो इस साल भी एसएलएम होना चाहिए। अगर चेंज हुआ तो रिपोर्ट में लिखना कि लास्ट ईयर ये मेथड था, इस साल ये वाला मेथड हुआ, इस वजह से इतना डेप्शन भी चेंज आया, इतना इस वजह से प्रॉफिट भी चेंज आया। ये सब कुछ मेंशन करना होगा हमें अपनी रिपोर्ट। रीड करते हैं जी एक बार, कंसिस्टेंसी सेकंड पैराग्राफ है। अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी कन्वेंशंस अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सेलेक्टेड एंड अडॉप्टेड। कोई भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस, कोई मेथड, कोई फॉर्मूला वो आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, उसे अपने अकाउंट्स के अंदर इन्वॉल्व कर दिया, शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। हर एक साल वही को उसी को फॉलो करते रहो कंसिस्टेंट। द कॉन्सेप्ट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड मेक्स इट कंपेरेबल विद दैट ऑफ प्रीवियस ईयर्स। देखो गड़बड़ होती है, सुनिए ध्यान से। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, दोनों मेथड में ना अमाउंट अलग आता। मान लीजिए देखो ऐसी गड़बड़ होती क्यों? गवर्नमेंट देखो वही रूल बनाती है जहां उसको दिखता है गड़बड़ हो रही है, कुछ ना कुछ अकाउंट्स में मैनिपुलेशन हो रही है, लोग अपना कोई फायदा उठा रहे हैं, वही गवर्नमेंट रूल बनाती है। डेप्शन इज एन एक्सपेंस, मान लीजिए फर्स्ट मेथड में 20 लाख आ रहा है, सेकंड मेथड में 15 लाख आ रहा है। मान लीजिए मैं ये वाला मेथड फॉलो कर रहा हूं, मतलब 20 लाख का मैंने खर्चा दिखाया हुआ और मेरा प्रॉफिट जो है वो सपोज 50 लाख रुपए आ रहा है प्रॉफिट। मैं बैंक में लोन मांगने के लिए जा रहा हूं और बैंक वाले कहते हैं कि थोड़ा और प्रॉफिट होता आपका तो आपको लोन मिल जाता। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस वाले मेथड से ना इस पे शिफ्ट हो जाता हूं। सोचो क्या होगा, मेरा एक्सपेंस 20 लाख की जगह 15 लाख रह जाएगा, इस वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ने जाएगा। सोच के देखो, अगर मैं एक्सपेंस कम वाला चूज कर लूंगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा मेरा, 50 लाख 55 लाख हो जाएगा प्रॉफिट, तब शायद लोन पास हो जाएगा। ऐसे लोग मैनिपुलेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये वाला मेथड फॉलो कर रहा हूं, 15 लाख हमारा खर्चा आ रहा है, प्रॉफिट 50 लाख आ रहा है, मैं सोच रहा हूं मेरा टैक्स बच जाए, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो टैक्स भी कम हो जाएगा, तो मैं यहां से यहां शिफ्ट हो जाता हूं। मेरा एक्सपेंस बढ़ जाएगा, उससे प्रॉफिट कम हो जाएगा, उससे टैक्स कम हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप? तो इस तरीके से मैनिपुलेशन की जाती है अकाउंट्स के अंदर, इसलिए रूल बनाया हुआ है कि भैया सेम मेथड फॉलो करो, अलग करा है तो क्यों अलग करा, क्या वजह रही, क्या इंपैक्ट पड़ा, इसका सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा आपको रिपोर्ट। ठीक है, कंसिस्टेंसी इसलिए बना हुआ। तो सर हमने सीख लिया अच्छे से कंसिस्टेंसी क्या है। एक फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है, उसको में ये सिखाया जाता है कि जो भी मेथड हो, प्रोसीजर हो, वो ईयर आफ्टर ईयर कंटिन्यूअसली सेम कंसिस्टेंटली हमें फॉलो करना होता है। क्लियर हो गई बात? यस सर। बढ़ सकते हैं आगे? चलिए नेक्स्ट पर आ रहा हूं जी, एक्रूवल। मैंने कोशिश करना एक्रूवल। सर 2 पर्सन है, क्या नाम है मिस्टर ए, एक का नाम है मिस्टर बी। सुनिए ध्यान से। मिस्टर ए ने 2 लाख रुपए की सेल करी है उधार में, क्रेडिट मतलब उधार। और 3 लाख की सेल करी है कैश में, मतलब सामान बेचा, पैसा हाथ का मिल गया। मतलब मिस्टर ए की टोटल सेल 5 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए का तो कैश में बेचा, पैसा सामान बेचा, पैसा आ गया, और 2 लाख का उधार में बेचा। मिस्टर बी के साथ भी सेम सिचुएशन है जी, कि 2 लाख का सामान उधार में बेचा है, 3 लाख का सामान कैश में बेचा। अभी जो उधार में बेचा 2 लाख का, इसमें से 50,000 रुपए रिसीव हो गए अभी इसी महीने, 1.5 लाख का भी रहता है। सुने ध्यान से। अब देखो बिजनेसमैन की अकाउंट्स बनाने की जो इजीनेस है उसको क्या है। सर मिस्टर ए है, वो क्या करता है कि भैया 2 लाख का बिल ये कट गया, 3 लाख का बिल ये कट गया, 5 लाख की सेल हो गई। मिस्टर बी क्या करता है, यार 2 लाख का माल अभी बिका, पैसे तो आएंगे, पैसे आने दो पहले तब लिख लेंगे। फिलहाल ये लिखो कि इसको बेचा उधार, लेकिन इसको सेल नहीं मान रहा मैं अभी, सेल समझो मुझे पैसा आ जाएगा। 3 लाख का सामान बिक गया, इसको रिकॉर्ड कर लिया।
इस 2 लाख में से सपोज 1 लाख रुपए आ गए, कैश रिसीव हो गया, मतलब 4 लाख की सेल मानी है। कंपेयर करते हैं दोनों को, दोनों ही सही है अपनी जगह, कोई गलत नहीं है, बस अकाउंट्स बनाने के डिफरेंट वेज हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या कि सर पहले वाला पर्सन क्या करता है कि भैया मैंने सामान बेचा, बिल कट गया, तो वो मेरी सेल हो गई, मैं उसको रिकॉर्ड कर लूंगा, अपनी आमदनी उसको मान लूंगा, भले ही पैसा नहीं आया, भाई पैसा हमने आज उधार बेचा है, 2 महीने 3 महीने पैसा आ ही जाएगा। लेकिन किसी की थिंकिंग क्या होती है कि भैया जब पैसा आया तभी मानो, उधार दे दिया हमने, पैसा नहीं आया तो। कुछ लोग क्या करते हैं कि पैसे के हिसाब से सेल मानते हैं, ठीक है, पैसा आएगा तो सेल मानेंगे वरना नहीं मानेंगे। इस वाले तरीके को हम कहते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कि कैश के हिसाब से, कैश के बेस पर अकाउंट करता है। और इस वाले को कहते हैं एक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रू वर्ड का जनरल मीनिंग जो है वो है अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। एक्रू वर्ड का जो जनरल मीनिंग है वो है अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, कमा लिया बट मिला नहीं। ठीक है जी। अब सुनिए ध्यान से प्रैक्टिकली क्या होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में जो गुड्स वाली जो ट्रेड इंडस्ट्री होती है वहां पर एक्रूवल फॉलो किया जाता है, और जो सर्विस इंडस्ट्री होती है वहां पर कैश बेस फॉलो किया जाता है जनरली। जैसे कि सर, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर ये काम करते हैं कि हमारा लॉयर है, किसी के पास ये काम कर रहा है, उससे फीस लेता है, तो जिस दिन फीस आ जाएगी उस दिन इनकम आएगा। ऐसा नहीं कि मैं आज मेरे पास केस आया है, आज मैं हियरिंग लड़ने के लिए गया हूँ कोर्ट में, तो मेरी आज ही इनकम हो गई, ऐसा नहीं। जिस दिन पैसे मिल जाए, तो मान लीजिए कोई खास रिलेटिव आ गया और मैंने क्या करा, उससे पैसे मांगे नहीं एडवांस, मैं केस लड़ा, 3-4 हियरिंग हो गई, उसे मैंने बता दी कि लाख रुपए फीस है मेरी, 3-4 हियरिंग के बाद हो गई, उसके बाद तो पैसे नहीं दे रहा। जो कहते हैं जल्दी हो गया केस, तो मैं खुद ही कर लेता, या 20,000 रुपए दे दिए उसने, हो सकता ऐसा भी हो सकता। या 2 हियरिंग के बाद वो कहता है मुझे केस नहीं लड़ना, आगे मेरे पास पैसे नहीं देने के लिए, हो सकता है ये बोलते हो। इससे इन जनरल वो लोग क्या करते हैं, कैश बेस फॉलो करते हैं, कुछ रिटर्न भी नहीं होती। मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपए फीस दे दी, 2 हियरिंग के बाद बोले जी मुझे केस नहीं लड़ना, तो फीस रिफंड भी नहीं होती, वकील की फीस रिफंड नहीं होती। समझ रहे बात को? तो वो कैश बेस फॉलो करते हैं, जब पैसा मिले तभी इनकम। ठीक। एक्रूवल बेस में क्या होता है सर कि जब हमारा बिल कट गया, जब हमारी सेल हो गई, हम उसी को तभी तुरंत इनकम मान लेते हैं, अपनी इनकम मान लेते हैं, सेल मान लेते हैं, भले पैसा नहीं मिला तो क्या होता है, कैश के हिसाब से नहीं कि पैसा आ रहा तो इनकम। तो मान लीजिए पूरे महीने मैंने उधार में सेल करी है, मैंने पूरे महीने कुछ कमाया नहीं, इसका मतलब गलत है ना। एक्रूवल बेस सही है, तो मैंने इस महीने मान लीजिए 2 लाख की सेल करी, 2 लाख की सेल हुई है, मेरे बिल कटे हैं, फिर पैसे आज 2 महीने बाद आ जाएंगे। ठीक है। एक्रूवल बेस क्या कहता है, जब हमने अर्न कर लिया तभी रिकॉर्ड कर लो इनकम को। अच्छा, ये बात तो रही इनकम की। दूसरा सुनो, सर मेरे मार्च महीने के एम्प्लॉइज हैं, उनकी सैलरी मैंने पे कर दी, एक्सपेंस हो गया, तो खर्चा रिकॉर्ड करेंगे दोनों, चाहे मिस्टर ए हो चाहे मिस्टर बी, दोनों ही रिकॉर्ड करेंगे खर्चा, इसको पक्की बात है। सर मान लीजिए मार्च महीने की सैलरी मैंने अभी तक दी नहीं एम्प्लॉइज, मैंने कहा लॉकडाउन वगैरह हुई है, पैसे वैसे नहीं है, बाद में देने हैं, कमिटमेंट कर दी, लेकिन अभी नहीं दिए, अनपेड है। ये कैश बेस फॉलो कर रहा है, ये सैलरी को एक्सपेंस ही नहीं मानेगा जब तक पे ना कर दे। और ये मार्च की सैलरी को मार्च में ही एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा। ये क्या बोलेगा, भाई खर्चा तो हो ही गया, एम्प्लॉय ने पूरे महीने आकर काम करा है, मेरे पैसे देने ही है उसको, खर्चा तो मेरा हो ही गया, आज नहीं तो 10 दिन बाद देने, 20 दिन बाद देने तो नहीं, खर्चा तो मार्च का ही है वो, मतलब खर्चा उस दिन का नहीं है जिस दिन पे करूंगा, खर्चा उस महीने का है जिस महीने उसने काम करा। समझ पा रहे हो बात को? इसका मतलब सर एक्रूवल बेस वाला क्या करता है कि खर्चा जिस महीने का है उसी महीने में रिकॉर्ड करता है, भले पे हुआ या ना हुआ, और इनकम भी, आमदनी भी, रेवेन्यू भी उसी महीने रिकॉर्ड करता है जिस महीने की वो रेवेन्यू, सेल का बिल कटा है, सेल हुई है, भले पैसे मिले या ना मिले। एक्रूवल बेस वाला ऐसा है। कैश बेस वाला ऐसा है, पैसे आ रहे हैं तभी इनकम, पैसा जा रहा है तभी एक्सपेंस। 99% केस में एक्रूवल बेस फॉलो किया जाता है।
क्योंकि वो सही मेथड है। लेकिन छोटे बिजनेसमैन को छूट दे रखी है कि वो जरूरी नहीं है एक्रूवल बेस ही फॉलो करें। जैसे लॉयर की कोई बड़ी अकाउंटिंग होगी, कोई बड़ा उसका कोई बड़ा बिजनेस चल रहा है, कोई बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, सामान आ रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं लॉयर के साथ, कैश बेस अलाउ कर रखा है, इलीगल नहीं है मतलब वो भी। ठीक है, पढ़ते हैं एक्रूवल बेसिस, थर्ड पैराग्राफ। According to accrual concept, a transaction is recorded in the books of accounts at the time of which it is entered into, and not when the settlement takes place. Settlement को अंडरलाइन करके आप पेमेंट लिख सकते हैं। सेटलमेंट को अंडरलाइन करके आप वहां पर पेमेंट लिख लीजिए। तो वो थ्योरी को लर्न करने का तरीका बहुत बढ़िया होता है। नोटिंग पेन बहुत चलाओ, नोट्स पे पेन बहुत चलाओ। एक वर्ड को सी वर्ड का मीनिंग डिक्शनरी में से आप नहीं पता, डिक्शनरी में से देख करके लिख लिया। वैसे ध्यान रहता है कि हमने पढ़ते टाइम ये चीज नोट की थी, ये चीज ध्यान रखनी है। कुछ नहीं करे, जब ट्रांजैक्शन हो, जब लेन देन हो तभी रिकॉर्ड कर लो, भले सेटलमेंट ना हो भले। आगे thus revenue is recognized when it is realized, that is when sale is complete, जब सेल हो गई, या फिर सर्विस रेंडर, सर्विस हमने दे दी। इट इज इमैटेरियल, बेकार का, मैटर नहीं करता। देखो मैटेरियल वर्ड का मतलब क्या होता है? मैटेरियल काम का, इमैटेरियल बेकार, जो काम का नहीं है। इट इज इमैटेरियल दैट वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, ये काम की चीज नहीं कि पैसा मिलाओ या ना मिलाओ, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमने गुड्स बेच दिए, सेल कंप्लीट हो गई, उसको रिकॉर्ड कर लिया। आगे सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस इन द अकाउंटिंग पीरियड इन व्हिच the revenue related to it is recognized. सर मेरे मार्च के महीने में सेल हुई है, मार्च के महीने में इनकम रिकॉर्ड करूंगा। मार्च के महीने में एम्प्लॉय ने सैलरी काम मतलब काम करा है एम्प्लॉय ने, तो मार्च के महीने में ही सैलरी का एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा। जिस साल की मैं रेवेन्यू ले रहा हूं उस साल का एक्सपेंस लूंगा। वेदर पेड इन कैश और नॉट, पे हुआ या ना हुआ फर्क नहीं पड़ता। ये मैं सब इसी का अप्रूवल का मीनिंग, वापस इसको मैं लिंक करता हूं फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन से। सर मैं किसी कंपनी के अकाउंट्स चेक कर रहा हूं, मैं ऑडिटर हूं, तो मैं ये प्रेज्यूम करूंगा कि वो बिजनेसमैन एक्रूवल बेस फॉलो कर रहा है। ठीक बात है? अगर वो एक्रूवल फॉलो कर रहा है तो मुझे कुछ अनाउंस करने की, कुछ रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो बिजनेसमैन एक्रूवल फॉलो नहीं कर रहा तो मैं अपनी रिपोर्ट में लिखूंगा कि ये बिजनेसमैन एक्रूवल फॉलो नहीं कर रहा है, कैश बेस फॉलो कर रहा है। समझ आ गई ये बात? हम कैसे लिंक कर पा रहे हैं इसको फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन से, तीनों चीजों को। सर कंसिस्टेंसी फॉलो हो रही है, मैं अपनी रिपोर्ट में कुछ नहीं लिखूंगा, नहीं फॉलो हो रही तो लिखूंगा। एक्रूवल फॉलो हो रहा है कंपनी से, नहीं कुछ नहीं मेंशन करना, नहीं फॉलो हो रहा तो मेंशन करना। क्लियर हो गई बात? देखो ये रिपोर्ट में लिखना ये क्यों जरूरी है, समझो ध्यान से। जैसे जो शेयर्स वगैरह हैं, थोड़ा 12th क्लास में पढ़ेंगे शेयर्स चैप्टर में, अकाउंट्स में। जब हम शेयर्स प्रैक्टिकल लाइफ में खरीदते हैं, मान लीजिए मैं छोटा इन्वेस्टर हूं, 2-3 हजार शेयर्स खरीद दिए बस, तो मैं इतने अकाउंट्स वगैरह शायद ना देखूं। लेकिन जो प्रॉपर इन्वेस्टर होते हैं, जो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, वो कंपनी के सारे अकाउंट्स चेक करता है, उनकी रिपोर्ट्स चेक करते हैं। वहाँ पर एक सीएनए रिपोर्ट में लिखी होती है क्या क्या कमियां आए अगर उनके अकाउंट्स में। उस कमियों को अगर दिख गया, जैसे कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं हुई, एक्रूवल फॉलो नहीं हुआ, तो इन्वेस्टर से अलर्ट हो जाता है, तो एक्रूवल फॉलो नहीं कर रहा, कैश बेस आपसे प्रॉफिट बना रहा है, कैश बेस आपसे प्रॉफिट से ज़्यादा ही नहीं। मार्च में सेल करी, पैसे अप्रैल में मिलना तो अप्रैल में रिकॉर्ड करते हैं, तो सही प्रॉफिट आता ही नहीं है इसके यहाँ। तो मैं इस प्रॉफिट के बेस पर पैसा कैसे लगा दूँ? वो पैसे फिर निकाल लिया अपना, नहीं लगा। हमारी रिपोर्टिंग से ये होता है। सोच के देखो, मतलब हम सीए की रिपोर्टिंग से लोगों के करोड़ों रुपए बच सकते हैं या बर्बाद हो सकते हैं। ये हम भाई समझ, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बताएंगे। पढ़ें जी आगे, चलिए तीसरे कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ध्यान से देखिए, एक कंपनी का नाम है जी एबीसी, प्रॉफिट इसका 100 करोड़, लास्ट ईयर था 50 करोड़। इन्वेस्टर्स को दिख रहा है कि तो कंपनी डबल हो गया प्रॉफिट इसका, तो बहुत बढ़िया कंपनी है, सबके सब इसमें पैसे लगाए जा रहे हैं, इस कंपनी के शेयर्स खरीदे जा रहे हैं। और आफ्टर 2 इयर्स ये कंपनी बंद हो गई, क्लोज हो गई, तो लोगों का पैसा डूब जाएगा कितना। ठीक बात है। अब लोगों का पैसा इस तरीके से ना डूबे, इसके लिए गवर्नमेंट ने वो क्या रूल बना रखा है, हम ऑडिटर्स में, हम अकाउंटेंट्स पर क्या जिम्मेदारी दे रखी है कि जब आप इस कंपनी के अकाउंट्स चेक करो ना, आप ये पता लगाने की कोशिश करो, माइंड लगाने की कोशिश करो कि क्या ये कंपनी बंद तो नहीं होने वाली।
सर हमें कैसे पता लगेगा बंद नहीं होने वाली? दूसरा बात क्या होने वाला हमें क्या पता? देखो कंपनी कोई ऐसी चीज नहीं झटके में बंद हो जाती है। मान लीजिए कंपनी के पास 50 प्लांट एंड मशीनरी रखी हुई है, इस साल उन्होंने अपनी 15 मशीनरी बेच दी, हिंट मिल गई कि शायद कंपनी बंद होने वाली है, धीरे धीरे वाइंड अप कर रही है। 15 मशीन बेची है इस साल, शायद 2-10-15 बेच दे, खत्म कर रही है। अगर उसके बाद 15-50 मशीनरी थी, 10 उसने और खरीद ली, तो हम श्योर हैं कि बंद तो नहीं होने वाली, फिर रिपोर्ट में लिखने की जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हो आप? हमें हिंट निकालनी है इस तरीके से। सर 50 ब्रांचेस थी कंपनी की, इस साल 30 रह गई, 20 बंद हो गई, हिंट मिल गई। तो इस तरीके से हमें हिंट ढूंढनी है हम ऑडिटर्स को, और अगर हमें लग रहा है, डाउट लग रहा है कि शायद ये कंपनी बंद हो सकती है, तो हमें रिपोर्ट में मेंशन करनी है। ऐसा भी नहीं कि डायरेक्ट रिपोर्ट में मेंशन कर देते हैं, हम मैनेजमेंट से डिस्कस करते हैं कि सर 20 ब्रांचें बंद क्यों हो गई। वो कुछ वैलिड रीजन देते हैं कि सर वो 20 ब्रांचें बंद करके हमने सारा का सारा 29 ब्रांच पे सारी सेल टर्नओवर करी है, क्या हमने ऑनलाइन कर दिया काम, सर हमारी देखो सेल उतनी की उतनी, सेटिस्फाई कर दे वो अपने रीजन से, तो ठीक है, फिर रिपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन उसका रीजन हमें सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा, तो उस केस में हम रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट करने से सारे इन्वेस्टर अलर्ट हो जाएंगे, जिसने पैसा लगा रखा था वो निकाल लेगा और नए इन्वेस्टर नहीं लगाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न। कंसर्न का मतलब वो बिजनेस, वो कंपनी, गोइंग मतलब कॉन्टिन्यूअस चलती रहेगी। ठीक, तो मान लीजिए ध्यान सुनिए, मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैं किसी कंपनी में पैसा लगा रहा हूं, उसकी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ गलत, तो इसका मतलब वो कंपनी गोइंग कंसर्न, वो कंपनी चलती रहेगी फॉरएवर, मैं ऐसा मानूं। समझ रहे हो इस बात को? तो मैं किसी कंपनी का ऑडिटर बन जाता हूं, मैं किसी कंपनी के अकाउंट्स चेक कर रहा हूं, मुझे अकाउंट में कोई गड़बड़ नहीं दिख रही, कोई मशीन कंपनी हुई, कोई ब्रांच कंपनी हुई, तो मैं रिपोर्ट में कुछ भी नहीं लिखूंगा कि कंपनी बंद होने वाली है, ऐसा कुछ। अब मुझे लग रहा है कंपनी बंद हो, मैं लिखूंगा रिपोर्ट में। समझ आ रही है बात? दिस इज गोइंग कंसर्न। पढ़ते हैं क्या लग रहा? अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, इट इज एज्यूम्ड दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू द foreseeable future and there is no intention to close, बंद करने की कोई इंटेंशन नहीं, और स्केल डाउन द ऑपरेशंस सिग्निफिकेंटली। देखो स्केल डाउन मतलब पता क्या होता है? स्केल कम कर देना। क्रिकेट में आती थी स्मॉल कंपनी, मीडियम कंपनी, लार्ज कंपनी, ऐसे होती है, तो स्केल कम कर दिया मतलब से ना 50 से 30 मशीन रह गई, तो कंपनी का स्केल मतलब लार्ज से मीडियम कंपनी बन गई है वो। मतलब 50 मशीन थी, मान लीजिए 2-3 बेच दी, तो लार्ज की लार्ज ही रहेगी। 50 से 30 रह गई तो मीडियम बन जाएगी लार्ज। तो सिग्निफिकेंटली मतलब काफी खास चेंज आए, कंपनी अपना लेवल स्केल डाउन कर रही है, अपना स्केल नीचे लेकर के आ रही है, तो भी रिपोर्ट करेंगे हम। जब हमें लग रहा है बंद होगा तो रिपोर्ट करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट इट विल नॉट बी डिसॉल्व्ड, मतलब क्लोज, डिसॉल्व मतलब क्लोज, वाइंड अप इन द इमीडिएट फ्यूचर अनलेस देयर इज अ क्लियर एविडेंस ऑफ क्लोजर। कोई सबूत लग रहा है हमें क्लोजर का, कंपनी बंद होने वाली है, तो हम रिपोर्ट में लिख देते। कोई सबूत ऐसा नहीं लग रहा हमें, तो कंपनी बंद नहीं होने वाली, फॉरएवर चलने वाली है। दिस इज द असम्पशन। ठीक है जी? तो फंडामेंटल अराउंड असम्पशन, तीनों चीजें कंपनी फॉलो कर रही है, ये एज्यूम किया जाता है। नहीं फॉलो कर रही तो ये मेंशन कर देते हैं। याद रहेगी जी बात? तो ये तीनों पॉइंट में अलग अलग भी क्वेश्चन आ सकता है, 1-2 नंबर का, या पूरा फंडामेंटल पे भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गई है वो। Which concept assumes that a business that enterprise will not be liquidated in the near future? Liquidate मतलब close, wind up, dissolve. चारों वर्ड सिनोनिम है, close, wind up, dissolve, liquidate, ये चारों वर्ड सिनोनिम है। चारों का मीनिंग कंपनी का बंद होना। चारों वर्ड चारों तो लिख सकते हो आप एक ही जगह पर, dissolve, wind up, liquidate, close। तो कौन सा कॉन्सेप्ट एज्यूम करता है कंपनी बंद नहीं होने वाली? गोइंग कंसर्न। तो देखो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि क्वेश्चन ना देकर के उसने आंसर दे दिया और क्वेश्चन का नाम पूछ लिया। तो तरीका ये होता है कि कॉन्सेप्ट का नाम बता दो और क्वेश्चन का एक्सप्लेन करो इसको। ये क्वेश्चन ऐसा है कि एक्सप्लेनेशन दे दिया और कॉन्सेप्ट कौन सा है ये बताओ। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, हमें रेडी रहना।
सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सॉरी, एक्सप्लेन रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। मेरे ध्यान में सर 4 बजे कस्टमर आया शॉप पर, 4:30 उसने सामान ऑर्डर किया, 4:45 पे बिल बना, 5 बजे गुड्स की डिलीवरी हुई, 6 बजे पेमेंट आई। तो हम सेल कब किस टाइम रिकॉर्ड करें, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। सेल कब रिकॉर्ड करें, किस टाइम रिकॉर्ड करें, इस पर डिस्कशन कर रहे हैं जिस कॉन्सेप्ट। 4 बजे कस्टमर आया है शॉप में, उसको आधे घंटा लगा सामान पसंद करने में, 4:30 बजे उसने ऑर्डर दे दिया, 4:45 बिल बन गया, 5 बजे डिलीवरी होगी, 6 बजे पेमेंट आएगा। तो आपको कौन सा देना चाहें तो दे सकता है 6 बजे। और कोई आंसर? 4 PM से स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन 4 बजे। और कोई आंसर? 4:30। चलिए अब सुने आंसर। करेक्ट आंसर क्या है? सारे के सारे आंसर्स करेक्ट हैं। सर ऐसे कैसे हो सकता है? ये डिपेंड है बिजनेस टू बिजनेस। इस कॉन्सेप्ट में यही सिखाया हमें, जब आपके पास कंप्लीट अधिकार है पैसे लेने का, जब सामने वाला पर्सन पैसे देने से मना नहीं कर सकता, उस टाइम आप सेल को रिकॉर्ड कर लें। अब ये आपके बिजनेस पर है कि किस टाइप का बिजनेस। फॉर एग्जांपल मैं रेस्टोरेंट में बैठा हुआ हूँ और मैंने ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर देते ही वो सामान बनाना चालू कर देते हैं, उसके बाद हम क्विट नहीं कर सकते, हम खाएं ना खाएं पेमेंट करनी पड़ेगी। सर मैं ऐसे टाइप के बिजनेस में हूँ, मैंने सामान बेचा उधार और सामने वाला कस्टमर 2 दिन बाद वापस कर गया, तो मैं वापस ले लेता हूँ। ऐसे केस में शायद मैं पेमेंट मिलने पर ही सेल मानूंगा, सामने वाला कभी वापस कर सकता है। एक ऐसा बिजनेस है सर मेरा, टी शर्ट बनाने की हमारी फैक्ट्री है और कॉलेज का जो है ऑर्डर आया है, उन्होंने एडवांस दे दिया कि टी शर्ट बनानी है, अभी तो बिल भी नहीं बना, एडवांस मिल गया, इसको मैं सेल मान सकता हूँ क्योंकि वो पीछे नहीं हट सकते अब। तो ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है कि किस टाइम पर हम इसको रिकॉर्ड करें। जब आपके पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब आपके पास पूरा अधिकार आ जाए कि आप कस्टमर से पैसे ले सकते हो, उस टाइम सेल मान पढ़ते हैं ये कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन का सुना रहे हो, रेवेन्यू मतलब इनकम, आमदनी, प्रॉफिट, रिकॉग्निशन मतलब रिकॉग्नाइज करें, रिकॉर्ड करें, इसको मतलब इसको ये चीज है एग्जिस्ट कर रही है, इसको हम देख पा रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। समझ पा रहे रिकॉग्नाइज वर्ड का मीनिंग? चलिए मानते हैं आंसर। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश्ड, जब हमारे पास अधिकार आ गया पैसे लेने का। According to revenue recognition concept, revenue is considered to have been realized when the transaction has been entered into. The transaction हो चुकी and the obligation to receive the payment has been established. मतलब हमारे पास राइट आ गया पैसे लेने का, सामने वाले के पास लाइबिलिटी आ गई पैसे देने की, उस टाइम रिकॉर्ड कर सकते हैं। डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस कौन से टाइमिंग है। फिर हो गई जी बात, पढ़ सकते हैं आगे। सर हाँ जी सर आपने कहा सारे आंसर्स राइट है, लेकिन अगर कस्टमर आए वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो वो कोई और भी तो जा सकते हैं सेटिस्फैक्शन के लिए उस जगह से। कौन सा टाइमिंग को गलत कह रहे हो आप? 4 PM। अच्छा मतलब 4 आप कह रहे हो 4 बजे सर आया है, उसने ऑर्डर नहीं दिया है अभी, है ना? वो तो अगेन ये भी है ना, कुछ जैसे डिपेंड करता है सर्विस वाली चीज पर। मान लीजिए कोई चीज ऐसी है जहाँ पर मतलब सर्विस चार्ज स्टार्ट हो जाता है सपोज आने पर, कुछ ऐसे टाइप का बिजनेस है फॉर एग्जांपल, है ना? सर अगर मान लीजिए कस्टमर ने पेमेंट भी कर दिया, वो घर गया, उसने देखा प्रोडक्ट में कमी है तो वापस कर दिया उसने, तो रिकॉर्ड करेंगे? अच्छा तो अगला क्वेश्चन है कि सर सारी चीजें, कस्टमर आ गया, उसने ऑर्डर दे दिया, बिल बन गया, डिलीवरी हो गई, पेमेंट भी मिल गई, सब कुछ हो गया, फिर तो उसे रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। हाँ जी कर लेनी चाहिए। इनका क्वेश्चन है सर उसने फिर वापस कर दिया तो तब उसको हम सेल्स रिटर्न नाम से अलग से रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है? लेकिन सेल रिकॉर्ड कर चुके होंगे पहले, ठीक?
फोर्थ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जब हम, एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। देखिए बिल्डिंग खरीदी सर हमने 10 लाख रुपए की 1 मार्च 2021 फिर 1 अप्रैल 2020। साल का एंड आया कि 31 मार्च 2021। बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू 12 लाख रुपए। सुनो ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्या है सर, कंपनी के अंदर मैं अकाउंटेंट की जॉब कर रहा हूं, उस कंपनी में कंपनी के पैसों से एक बिल्डिंग परचेज की गई थी साल के पहले दिन 1 अप्रैल 2020 को 10 लाख रुपए की। जब साल का एंड आया, फाइनल रिपोर्टिंग का टाइम आया, तो उस बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू जो है वो 12 लाख रुपए हो गई। नाउ द क्वेश्चन इज, मैं जो फाइनल अकाउंट्स में बिल्डिंग लिखूं वहां कंफ्यूजन है सर, 10 लाख रुपए लिखूं कि 12 लाख। आप लोग हेल्प कीजिए सर 10 लाख, सभी एग्री है जी? करेक्ट आंसर है जी। देखिए 12 लाख भी सही है। कैसे, व्यू क्या है आप सुनो सर। 12 लाख सही क्यों है? तो मान लीजिए मेरी कंपनी में इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं, उनको लग रहा होगा 10 लाख वाली बिल्डिंग में रह रहा हूं, जबकि मैं तो 12 लाख वाली बिल्डिंग में रह रहा हूं, है कि नहीं? वो व्यू भी गलत नहीं है। और 10 लाख का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट सुनो क्या है कि सर जब बिल्डिंग बेचनी ही नहीं है तो मार्केट वैल्यू देखी क्यों? एक व्यू ये, बिल्डिंग जो है बिजनेस के लिए खरीदी जाती है, उसमें बिजनेस करते हैं, उसमें ऑफिस बनाया हुआ है या फैक्ट्री बनाई हुई है या गोदाम बनाया हुआ है, उस काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए जगह खरीदी है, हमने ना बेचने के लिए खरीदी, तो मार्केट वैल्यू देखी क्यों है? कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हो। एक व्यू ये, दोनों व्यू सही है। इंडिया में फॉलो होता है कॉस्ट वाला, फॉरेन में फॉलो होता है मार्केट वैल्यू। ये भी इस चैप्टर में सीखेंगे आने वाले टॉपिक के अंदर, आईएफआरएस में। फॉरेन में मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं हम, कॉस्ट पर नहीं। जो मार्केट में वैल्यू चल, उनका भी व्यू सही है कि सर इन्वेस्टर तो आज की वैल्यू देखकर पैसा लगाएं। फॉर एग्जांपल एक और देता हूं सर, मान लीजिए एयरटेल ने एक बिल्डिंग खरीदी 100 करोड़ की 2005 में। रिलायंस जियो ने सेम बिल्डिंग खरीदी 200 करोड़ की 2019 में, बिल्डिंग सेम। मतलब आज के डेट में इसकी वैल्यू भी 200 करोड़ है, इसकी भी 200 करोड़ है। इसने आज ही खरीदी है, 1-2 साल पहले ही 200 करोड़ पे रिकॉर्ड, इसके लिए कॉस्ट 200 करोड़ है। मतलब इसके लिए तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दोनों बराबर है ना? इसके लिए कॉस्ट 100 करोड़, मार्केट 200 करोड़। समझ में आ रही बात? आप सोच के देखो, मैं एक इन्वेस्टर हूं, जरूरी नहीं है कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूं, मैं दोनों के अकाउंट्स कंपेयर कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं किसमें पैसा लगाऊं, कौन सी कंपनी बढ़िया है, एयरटेल या जियो। तो मैं देखूंगा यार जियो तो 200 करोड़ की बिल्डिंग में रह रही है, बिजनेस कर रही है, एयरटेल 100 करोड़ की बिल्डिंग में रह रही है, बिजनेस कर रही है। मैं प्रैक्टिकल थोड़ा चेक करने जाऊंगा कि दोनों बिल्डिंग सेम है, चेक करने तो जाऊंगा नहीं प्रैक्टिकली में, मैं तो अकाउंट्स देखूंगा, मुझे लगेगा ये डबल जगह में बिजनेस फैला हुआ है, इसका ये बड़ी कंपनी, इसमें पैसा लगा, जबकि कंपनी दोनों बराबर है ना? तो इससे भी आम जनता मिसलीड हो रही है कि नहीं है? बट इसका अभी तक सॉल्यूशन इंडिया में नहीं है, क्योंकि इंडिया में हम कॉस्ट पर ही फॉलो करते हैं, कॉस्ट पर ही हम एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, इसका अभी तक सॉल्यूशन नहीं है। फॉरेन में इसी प्रॉब्लम को देखते हुए उन्होंने यही कहा कि मार्केट वैल्यू पर दिखाओ। अब सोसाइटी कंपनी अपनी बिल्डिंग को मार्केट वैल्यू पर दिखा, तो आम इन्वेस्टर सोचता है कि दोनों सेम बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, तो ये तो क्राइटेरिया नहीं हुआ मेरे कंपेयर, कुछ और क्राइटेरिया देखता हूं कंपेयर करने के लिए। समझ आ रही है बात? ठीक है, अगर ऐसा तो सर एयरटेल भी तो दिखा सकता है ना 200 करोड़। अलाउड नहीं है। हां, एसेट्स को कॉस्ट पर दिखाना कंपलसरी रूल। पढ़े जी। According to the historical cost concept, assets are recorded in the books of accounts at the prices paid to acquire them. जितना पैसा दिया है उसे acquire करने के लिए, acquire की होती है पाना, परचेज करना बेसिकली, and it is the basis of all subsequent accounting of the assets. जैसे फ्यूचर में बताया ना, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे कुछ तो उसको बेस लेकर कैलकुलेट करेंगे। Asset is recorded at the cost at the time of its purchase, but is systematically reduced in value by charging depreciation। दिखाया था चैप्टर 5:15 में, सीखेंगे
कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे एसेट को घटाते हैं। The market value of an asset may change with the passage of time. जैसे जैसे समय बीतता जाएगा मार्केट वैल्यू चेंज होती जाएगी. It can be up, it can be down. But for accounting purposes, it continues to be shown in the books of account at book value. जो बुक्स में वैल्यू चली आ रही है उसी पे कंटिन्यू रहेगी, वो मार्केट वैल्यू देखी गई। इस कॉन्सेप्ट ने ये सिखाया। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या सिखा रहा है वो चीजें। जब भी हम अकाउंट बनाएंगे प्रैक्टिकल लाइफ में और कंफ्यूजन क्रिएट होती है तो ये कॉन्सेप्ट काम आना है। सिर्फ आपको मैं पहले आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि हम सर इन्वेस्टर, हम अकाउंटेंट हैं, 10 लाख की बिल्डिंग खरीदी थी, मार्केट में 12 लाख की हो गई, कंफ्यूज हो रहे हैं कहाँ रिकॉर्ड करें, 10 पे की 12 पे। तो फिर हमने कॉन्सेप्ट की हेल्प लेंगे, उसने सिखाया कि कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करो। ठीक है जी, क्लियर हुई जी बात? चलिए इतना करते हैं आज, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।